अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने पढ़ा था फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड कि अगर हम किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर देते हैं तो उस कंडक्टर पर क्या फोर्स एक्सपीरियंस होती है, वो फोर्स किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, ये सब कुछ हमने पढ़ा। आज हमने देखना है कि हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है। इससे पहले आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था, अब हम मैग्नेटिक फ्लक्स की तरफ आते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या है। ओके जी। अब बच्चों ये दो टॉपिक्स हैं, दो डिफरेंट बातें हैं, इन दोनों को हमने क्या करना है, एक साथ ही कंप्लीट करना है। पहले हम मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की तरह ही पहले इसको हम डिफाइन करते हैं। तो कैसे डिफाइन करेंगे हम इसको डिफाइन करते हैं। एक तो आपके पास डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एंड वेक्टर एरिया। फ्लक्स को फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये किसके बराबर होगा, ई डॉट ए, डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड ई ना बी से। तो हमने यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी बी डॉट ए, ये आपके पास होगा मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके जी। जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स में कहा था आपने, इलेक्ट्रिक फ्लक्स में कहा था नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एरिया। किसी एरिया में से जितनी नंबर ऑफ लाइंस पास होंगी उतना ही हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। इसी तरह से बच्चों ये आपके पास कोई एरिया है, इस एरिया में से फर्ज करते हैं कि ये लाइनें जो है वो पास हो रही हैं, ये वो लाइनें हैं जो इसमें से क्या हो रही हैं, पास हो रही हैं। तो ये कौन सी लाइनें होंगी, ये हैं आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है। कितनी लाइंस गुजर रही हैं इस वक्त, यहां से 5 गुजर रही हैं। कितनी लाइनें गुजर रही हैं, 5। तो यहां पर मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा, 5। ठीक है। नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू सर्टेन एरिया एलिमेंट। तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू certain एरिया एलिमेंट। एरिया के किसी हिस्से में से अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजरती हैं, जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजरेंगी उतना ही क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। फ्लक्स को यहां पे हमने लिखा है बी डॉट ए। बी आपके पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक इंडक्शन, ये सारे इसी के नाम है। इसका यूनिट आपने पढ़ा था, वो था न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर, और एरिया का क्या होगा, मीटर स्क्वायर। तो क्या बना आपके पास, ये बना न्यूटन मीटर पर एम्पेयर। ये जो न्यूटन मीटर पर एम्पेयर है, ये बराबर है वेबर के। किसके बराबर है बच्चों, वेबर की। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का जो यूनिट है वो क्या हुआ, वेबर किसका यूनिट हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ओके जी। इसके अलावा बच्चों मैग्नेटिक फ्लक्स जो है हमने लिखा बी डॉट ए, ये कौन सा प्रोडक्ट है, स्केलर। दो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट हमेशा किसके बराबर होता है, ऐसी क्वांटिटी के जो स्केलर हो, ऐसी क्वांटिटी जो क्या हो, स्केलर हो। तो इसका मतलब ये हुआ लाइक इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स आल्सो स्केलर क्वांटिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगी, ये भी हमारे पास स्केलर क्वांटिटी होगी। तो हमने इसका यूनिट देखा, यूनिट आपके पास क्या है, वेबर। यूनिट क्या है आपके पास, वेबर। और ये वेक्टर है या स्केलर है, ये आपके पास क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी। अब इसके डिफरेंट केसेस पढ़ते हैं, क्योंकि आपने जो मैग्नेटिक फ्लक्स को डिफाइन किया है उसमें आपने बी डॉट ए लिखा है, और ये आपके पास क्या है, ये है आपके पास वेक्टर एरिया। ये आपके पास क्या है, वेक्टर एरिया। कौन सा होता है वेक्टर एरिया, वो एरिया जो प्लेन एरिया, सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर हो, सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर हो।
मतलब वेक्टर, ये वेक्टर ही होता है, वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू सरफेस एरिया। वो एरिया, वेक्टर एरिया क्या होगा, हमेशा सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर होगा। मतलब अगर ये आपके पास सरफेस है, यहां हम परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे। अगर ये आपके पास सरफेस है, इधर परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे। ये आपके पास सरफेस है, इधर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। अगर ये आपके पास सरफेस है, इधर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। तो ये आपके पास प्लेन एरिया हो गया और ये आपके पास वेक्टर एरिया। ये आपके पास प्लेन एरिया, ये आपके पास वेक्टर एरिया। ये प्लेन एरिया, ये वेक्टर एरिया। तो हमने जो मैग्नेटिक फ्लक्स को देखना है, उस मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर डॉट प्रोडक्ट किस किस का है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और दूसरा आपके पास क्या है, वेक्टर एरिया। स्केलर एरिया नहीं बल्कि क्या, वेक्टर एरिया। ओके जी। अगर ये वेक्टर एरिया के हिसाब से है तो हम इसके डिफरेंट केसेस जो हैं वो डिस्कस करते हैं। जैसे केस नंबर वन, पहला केस वो आपके पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल टू वेक्टर एरिया। मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल टू वेक्टर एरिया मतलब ये आपके पास क्या है, एक सरफेस है। ओके जी। ये सरफेस, इस सरफेस पर आप एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दें। ये हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। ये परपेंडिकुलर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेक्टर एरिया को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों, ये रिप्रेजेंट कर रहा है वेक्टर एरिया को। ये क्या है आपके पास, वेक्टर एरिया। अब इसमें कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, हम देखना ये है कि इसमें से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो पास हो रही हैं, और जितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होंगी उसी के हिसाब से क्या होगा, आपके पास फ्लक्स होगा। उसी के हिसाब से क्या होगा, फ्लक्स। तो ये जो मैंने लाइनें रिप्रेजेंट की हैं, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को। तो इस वक्त आपके पास वेक्टर एरिया और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में क्या है, पैरेलल हैं। आपस में क्या है, पैरेलल। जैसे ये सरफेस एरिया था, इस पे आपने एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, ये वेक्टर एरिया आ गया, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ गई। अगर ये बोर्ड मार्कर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेक्टर एरिया को, ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो दोनों आपस में क्या है, पैरेलल। लेकिन बच्चों जब हम सरफेस एरिया की बात करते हैं, जब हम वेक्टर एरिया को छोड़ के सरफेस एरिया की बात करते हैं, तो सरफेस एरिया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर है। सरफेस एरिया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल वेक्टर एरिया के, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू सरफेस एरिया। ये सरफेस एरिया के परपेंडिकुलर। फ्लक्स निकालते तो फ्लक्स हमारे पास है बी डॉट ए, डॉट को खत्म करते हैं तो आपके पास आएगा बी कॉज ऑफ थीटा। क्योंकि वेक्टर एरिया, ये जो थीटा होता है, थीटा क्या है, थीटा इज एंगल, किस किस के दरमियान एंगल है, थीटा इज एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड वेक्टर एरिया। किसके दरमियान एंगल है, मैग्नेटिक फील्ड एंड वेक्टर एरिया। मैग्नेटिक फील्ड और वेक्टर एरिया तो पैरेलल है तो इधर कॉस ऑफ जीरो होगा। कॉस जीरो जो है ये हमारे पास 1 के बराबर होगा, और आपके पास जो फ्लक्स आएगा वो मैक्सिमम होगा, जो किसके बराबर होगा, बी ए के बराबर। ये आपके पास आ गया मैक्सिमम फ्लक्स। अब हम एरिया को पैरेलल प्लेस कर देते हैं। ये केस 1 था। अब आपके पास केस नंबर 2 दूसरा केस है। दूसरा केस क्या है, वेक्टर एरिया परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। वेक्टर एरिया मैग्नेटिक फील्ड क्या है, परपेंडिकुलर। या फिर आप कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड इज पैरेलल टू सरफेस एरिया। कि मैग्नेटिक फील्ड सरफेस एरिया के क्या है, पैरेलल है। कैसे, अब आपने, ये है आपके पास एरिया, ये आपके पास आ गया एरिया, और ये आ गया आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये आपके पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब वेक्टर एरिया क्या होता है,
सरफेस के ऊपर हम एक नॉर्मल ड्रा करते हैं। सरफेस के ऊपर हम क्या करते हैं, एक नॉर्मल ड्रा करते हैं, और ये जो नॉर्मल होता है ये बताता है वेक्टर एरिया के दरमियान, किसकी डायरेक्शन को, वेक्टर एरिया की डायरेक्शन। तो ये बच्चों आपके पास वेक्टर एरिया आ गया, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ गई। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और वेक्टर एरिया के दरमियान एंगल कितना है, 90 है। अब इनके दरमियान एंगल क्या है, 90। थीटा कितना होगा आपके पास, 90। फ्लक्स कितना होगा, बी ए कॉस ऑफ थीटा। अब थीटा की बजाय आप क्या करेंगे, 90 पुट करेंगे, और कॉस 90 जो होता है ये 0 के बराबर होता है, जिससे फ्लक्स आपके पास 0 हो जाएगा। फ्लक्स आपके पास क्या होगा, 0। मतलब अगर एरिया प्लेस परपेंडिकुलर, अगर सरफेस एरिया परपेंडिकुलर है तो फ्लक्स हमारे पास मैक्सिमम है, अगर सरफेस एरिया पैरेलल है तो फ्लक्स आपके पास मिनिमम। अगर वेक्टर एरिया के हिसाब से बात करेंगे, वेक्टर एरिया पैरेलल होगा तो फ्लक्स मैक्सिमम होगा, और अगर वेक्टर एरिया परपेंडिकुलर होगा तो फ्लक्स आपके पास 0 होगा। दोनों केस कर लिए। अब हम थर्ड केस की तरफ आते हैं कि एरिया हमारे पास ना पैरेलल हो ना परपेंडिकुलर हो। एरिया हमारे पास ना पैरेलल हो ना परपेंडिकुलर हो, मतलब कि एरिया इज inclined, एरिया इज inclined टू मैग्नेटिक फील्ड। एरिया जो है अब इंक्लाइंड है, ना एरिया पैरेलल है ना एरिया परपेंडिकुलर है, बल्कि एरिया जो है वो क्या है बच्चों, इंक्लाइंड है। ये एरिया इंक्लाइंड होना इसको चाहिए था, एरिया को सीधा होना चाहिए था। अब ये क्या है, तिरछा है, इंक्लाइंड है। इंक्लाइंड है तो इसका वेक्टर एरिया कहां पर होगा, यकीनन सरफेस के परपेंडिकुलर, यकीनन सरफेस के परपेंडिकुलर। ये है वो सरफेस के परपेंडिकुलर वेक्टर एरिया, और ये है वो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये क्या है आपके पास, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं जो इसमें से पास हो रही। तो इस वक्त आप देखें कि आपके पास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और वेक्टर एरिया, इनके दरमियान एंगल है थीटा। इनके दरमियान एंगल क्या है, थीटा। और अभी हम पढ़ चुके हैं कि अगर वेक्टर एरिया परपेंडिकुलर है तो फ्लक्स नहीं होगा, पैरेलल होगा तो फ्लक्स होगा। तो आप इस वेक्टर एरिया को दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे। एक कंपोनेंट आपके पास, इसको इधर बना लेते हैं, ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड, ये आपके पास वेक्टर एरिया, इनके दरमियान एंगल थीटा। तो वेक्टर एरिया को आप दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे। एक इसका ये बन गया ए साइन ऑफ थीटा, इसकी वजह से फ्लक्स नहीं होगा, और दूसरा कंपोनेंट होगा आपके पास ये वाला ए कॉस ऑफ थीटा, इसकी वजह से फ्लक्स होगा। तो अब इनक्लाइंड के केस में हम फ्लक्स लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, बी और ए कंपोनेंट ऑफ वेक्टर एरिया इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये जो आपके पास ए कॉस ऑफ थीटा है, ए कॉस ऑफ थीटा, ये क्या है, ये वो कंपोनेंट है, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर एरिया, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर एरिया पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। वो एरिया जो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है। ये बच्चों आ गया आपके पास कौन सा फ्लक्स, इनक्लाइंड के केस में। और इसको लिखे y इज इक्वल टू, ये बन गया आपके पास बी ए कॉस ऑफ थीटा। वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो बी डॉट ए आ जाएगा। ओके जी, थीटा क्या होगा, वेक्टर एरिया और मैग्नेटिक फील्ड, इन दोनों के दरमियान का एंगल। तो ये था बच्चों आपके पास 3 इसके डिफरेंट केसेस। अब अगर आपके पास ये तो प्लेन एरिया था, आपके पास क्या था बच्चों, प्लेन एरिया। if the surface is not flat या स्मूथ, अगर आपके पास सरफेस फ्लैट नहीं है, स्मूथ नहीं है, बल्कि कोई सफेयर है, तो सफेयर के केस में क्या होगा, आप उस पूरे सफेयर के छोटे छोटे पैच बना देंगे। सफेयर के क्या कर देंगे, छोटे छोटे पैच बना देंगे, और हर पैच जो होगा क्या होगा, हर पैच इतना छोटा होना चाहिए कि हर छोटे से पैच के ऊपर आपके पास क्या हो, कि तकरीबन वो एरिया फ्लैट हो। ओके जी।
अगर मैं इस छोटे से पैच की बात करता हूं, इस छोटे से पैच की, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये आ गया आपके पास और ये आ गया आपके पास वेक्टर एरिया। ठीक है, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारे पास ये हैं, इधर क्या हो जाएगा, ये आपके पास वेक्टर एरिया आ गया, ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ गई, इनके दरमियान एंगल थीटा आ गया। इसी तरह से ये आपके पास वेक्टर एरिया आ गया, ये आपके पास आ गई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो इस केस में आप क्या करेंगे, इस केस में आप जो टोटल फ्लक्स निकालेंगे वो क्या होगा, हर कंपोनेंट बी डॉट डेल ए, ये जो आपने छोटा छोटा एरिया लिया है, डेल A1, डेल A2, डेल A3 एंड सो ऑन डेल AN, तो टोटल फ्लक्स कैसे निकालेंगे, हर पैच का फ्लक्स अलग अलग फाइंड करेंगे और फिर उन तमाम फ्लक्सेस को आप जमा कर देंगे, बी डॉट डेल ए जमा बी डॉट डेल बी, मैग्नेटिक बी डॉट डेल A2, मैग्नेटिक फील्ड सबके लिए सेम होगी, प्लस एंड सो ऑन प्लस बी डॉट डेल AN, या इनको आप लिखें बी डेल A1 cos ऑफ थीटा 1 प्लस बी डेल A2 cos थीटा 2 प्लस एंड सो ऑन प्लस बी डेल AN cos ऑफ थीटा n। ठीक हो गया। तो अब आपके पास जो टोटल फ्लक्स आता है उस टोटल फ्लक्स को हम लिखेंगे, जो आपके पास टोटल फ्लक्स आएगा वो आपके पास आ जाएगा टोटल फ्लक्स दैट इज इक्वल टू सिग्मा b इंटू a cos ऑफ थीटा, इधर आप लगाएंगे I, इधर भी आप लगाएंगे I, और I इज इक्वल टू 1 to n। मतलब अब आपके पास फ्लक्स क्या हुआ है, फ्लक्स आपके पास सम ऑफ ऑल b एंड a cos ऑफ थीटा टर्म्स, इन तमाम टर्म्स का सम लेंगे तो आपके पास टोटल फ्लक्स आ जाएगा। ओके जी, अब हम आते हैं बच्चों मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। ये क्या है आपके पास, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, इसी टॉपिक का जो सेकंड पार्ट है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। बच्चों मैक्सिमम फ्लक्स जो आपने फाइंड किया वो आपके पास क्या था, बी ए, और एरिया क्या था, परपेंडिकुलर, एरिया क्या था आपके पास, सरफेस एरिया परपेंडिकुलर था, तो मैंने इस ए के साथ ऐसे परपेंडिकुलर का साइन लगा दिया। ठीक हो गया। अब मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी किसको कहते हैं, इसी बी को ही कहते हैं। इस बी की वैल्यू निकालें आप तो बी इज इक्वल टू फाई ओवर ए, कौन सा वाला है जो मैग्नेटिक फील्ड की क्या है, परपेंडिकुलर है, ये आपके पास आ जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। अब इसको डिफाइन करते हैं, कैसे डिफाइन करेंगे, इसको लिखेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया, मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया, लेकिन एरिया क्या है, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, तो ये पॉइंट भी यहां पर लिखना पड़ेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया व्हेन area plays perpendicular to magnetic field। ओके जी, तो जब आप एरिया को परपेंडिकुलर प्लेस करेंगे मैक्सिमम फ्लक्स होगा, और अगर आप मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी निकालना चाहते हैं तो क्या करेंगे, फ्लक्स को डिवाइड कर देंगे एरिया के ऊपर, तो ये बन जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके जी, अब इसके यूनिट की बात करते हैं। आपके पास ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का जो रिलेशन है वो आपके पास है B इज इक्वल टू फाई ओवर ए। अब इसका जो यूनिट है बच्चों फ्लक्स का, एक आपने पढ़ा न्यूटन मीटर पर एम्पियर, ठीक है, एरिया की यूनिट क्या है आपके पास, मीटर स्क्वायर। ओके जी, तो ये दोबारा से क्या चीज बन रही है आपके पास, न्यूटन, ये जब मीटर स्क्वायर ऊपर जाएगा न्यूटन पर मीटर पर एम्पियर, ये तो टेस्ला के बराबर है, ये किसके बराबर है, टेस्ला के बराबर है, ये चीज टेस्ला के बराबर है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट क्या है आपके पास, न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर और टेस्ला, और या फिर और फ्लक्स के केस में आपने फ्लक्स का यूनिट क्या पढ़ा, आपने पढ़ा इसका यूनिट क्या है, वेबर, नीचे आपके पास है मीटर स्क्वायर, तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का जो यूनिट है वो वेबर पर मीटर स्क्वायर,
ये भी आपके पास बची यूनिट आ गई। ओके जी, तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी देखें, आपने शुरू में इस बी को बहुत सारे नाम दे दिए हमने मैग्नेटिक इंडक्शन भी कह दिया, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ भी, मैग्नेटिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी भी कह दिया। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह कल हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, इसको अच्छी तरह से स्टडी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।